अथर्व अविनाश के मृत शरीर को गोद में रखकर रोए जा रहा था तो वही अरविंद आलेख को अपनी गोद में रखे भरी आंखों से देख रहा था। आदर्शनी की आंखों में भी आंसू भर आए। हालांकि अब उनका अविनाश के साथ नहीं तो कोई भावनात्मक संबंध रह गया था और ना ही कोई प्रेम, पर फिर भी एक रिश्ता था, क्योंकि उनकी बेटी आपती का पिता अविनाश था। पर आदर्शनी जानती थी कि आज अविनाश की आत्मग्लानि और अपराध बोध सभी सीमाएं पर कर गए और शायद इसलिए उन्होंने मुक्ति की राह चुनी, क्योंकि इतना सब होने के बाद आगे भी जीवन उनका आसान न था। अविनाश की अम्मा को जब खबर मिली तो वह भी दौड़ी दौड़ी वहां आए और आरती को देखा, जो कि सूनी आंखों से आलेख और अविनाश दोनों के मृत शरीर को देख रही थी। पोस्टमार्टम वैन आए और दोनों की बॉडी को उठाकर चली गई। उसी के साथ ही अथर्व और अभिराम भी उन लोगों के साथ चले गए बाकी के फॉर्मेलिटी पूरी करने को। गुनहगारों को उनकी सजा कानून ने दे दी थी और उसके बाद एक सजा पिता ने दी अपनी पुत्री के साथ गलत करने वाले को, और साथ ही साथ खुद को भी, क्योंकि इस आत्मग्लानि और अपराध बोध का बोझ वह उठाने में सक्षम नहीं थे। शुरू से ही कमजोर मानसिकता के रहे अविनाश इसीलिए कभी विरोध नहीं कर पाए, और आज भी शायद इसीलिए बर्दाश्त नहीं कर पाए और खुद को भी खत्म कर लिया। सब कुछ पाकर भी आज आरती और अविनाश की अम्मा दोनों के हाथ खाली थे। आरती से उनका बेटा अथर्व दूर हो चुका था हमेशा हमेशा के लिए, तो वही सालों पहले जो उन लोगों ने गुनाह किया था उसका फल इस तरीके से उनकी आंखों के आगे आएगा उन्होंने सोचा ही नहीं था। आपती ये खून खराबा देखकर बहुत घबरा गई थी। आदर्शनी तुरंत उसे लेकर अपूर्वा के साथ अपने घर निकल गई। तारांकन 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 तारांकन। अरविंद के ऊपर इंक्वायरी बिठाई गई और केस शुरू हो गया। तो वहीं आरती अपने मायके चली गई और अम्मा इस बुढ़ापे में अपने नाते रिश्तेदारों के यहाँ कहीं चली गई। उनका पूरा घर बर्बाद हो चुका था, अब उनके पास कुछ भी नहीं था और आदर्शनी के पास जाने की और उससे नजरें मिलाने की उनकी हिम्मत नहीं थी। आपती को न्याय मिल चुका था और साथ ही साथ समाज में आदर्शनी और आपती को इज्जत और सम्मान भी। अगले महीने अथर्व अपनी हायर स्टडीज के लिए लंदन चला गया। वह वैसे भी जाने ही वाला था, उस पर भी इतना सब कुछ हुआ और अविनाश की मौत होने के बाद उसका मन पूरी तरीके से यहाँ से उचट गया था। लंदन जाने के बाद उसने आरती से बात करना पूरी तरीके से बंद कर दिया। हाँ, पर वह आदर्शनी और आपती से रोज बात करता था। अब यही लोग उसका परिवार थे। आपती की प्रेगनेंसी का समय धीरे धीरे बढ़ रहा था और इस समय अभिराम और आदर्शनी उसका पूरा ख्याल रखते तो वही अपूर्वा उसका इलाज कर रही थी। प्रेगनेंसी का समय पूरा हुआ और सिजेरियन के जरिए आपती ने एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। मेडिकल टेस्ट अपूर्वा पहले ही कर चुकी थी और उसमें यह बात पहले ही क्लियर हो चुकी थी कि आपती का आने वाला बेबी पूरी तरीके से नॉर्मल है। उसे किसी भी तरीके का क्रोमोसोमल डिफेक्ट नहीं है। होश में आने पर आपती हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई चारों तरफ देख रही थी। उसके चारों तरफ आदर्शनी, अपूर्वा, आशा और अभिराम खड़े हुए थे। तभी छोटे से बच्चे की रोने की आवाज़ आई तो आपती ने नजरें घुमाकर देखा। उसके पास रखे पालने में छोटा बेबी था, लिटिल बेबी। आपती एकदम से उठने लगी तो उसे पेट में दर्द हुआ। आपती आराम से, अभिराम ने उसे सहारा दिया। क्यूट लिटिल बेबी, आपती बोली और उसका मन नहीं माना और वह उठकर बैठ गई। अपनी पलकों को झपकाते हुए उस बच्ची को देखने लगी। लिटिल बेबी मॉम, क्यूट लिटिल बेबी, आपती ने खुश होकर कहा तो अभिराम ने उस बच्ची को उठाया और आपती की गोद में दे दिया। हाँ, मेरी क्यूट सी आपती का क्यूट सा बेबी, अभिराम ने उसके बाल सहला के कहा। मेरा बेबी, आपती का बेबी, आपती धीमे से बोली। हाँ, आपती का बेबी, तुम्हारी बेबी है ये और अब मेरी आपती मॉम बन गई है, इस क्यूट लिटिल बेबी की मॉम, आदर्शनी ने कहा। मॉम, आपती मॉम, बेबी, आपती कंफ्यूज थी। ये आपकी बेबी है जो आपके टमी से बाहर निकली है, अपूर्वा ने कहा तो आपती ने अपने पेट पर हाथ रखा और उसे महसूस हुआ कि जो उसका पेट इतने दिनों से बड़ा था वह फ्लैट हो गया है। आपती के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई उस बच्चे को देखकर। ना जाने कैसा बंधन होता है जो एक माँ को अपने बच्चे के आते ही समझदार बना देता है। आपती ने हौले से उस बेबी को सीने से लगा लिया। अभिराम, अपूर्वा, आशा और आदर्शनी के साथ मिलकर आपती धीमे धीमे खुद को और अपने बच्चे को संभालना सीख रही थी। आसान नहीं था उसके लिए, पर सब उसके साथ थे हर कदम पर और माँ बनने का एहसास अपने आप में ही खास होता है। और इस बात को आपती भी महसूस कर रही थी और उस नन्ही सी बच्ची के साथ दिन ब दिन वह भी बड़ी हो रही थी और साथ ही साथ मैच्योर भी। तारांकन 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 तारांकन। 7 साल बाद अपूर्वा, आदर्शनी, अभिराम, आशा और आपती के एक साथ एक ही घर में रहते हैं। अथर्व लंदन में सेटल हो गया है। डैड हरी अप, जल्दी आइए ना, देखिए मॉम ने फिर से रूम पूरा मैसी कर दिया है। एक नन्ही सी बच्ची की आवाज़ आई तो अभिराम, जो कि लैपटॉप पर अपनी अगली हियरिंग की तैयारी देख रहा था, दौड़कर बेडरूम की तरफ भागा। अंदर देखा तो बच्ची सोफे पर बैठी हुई थी और आपती ने अलमारी के सारे कपड़े और सामान नीचे फैला रखे थे और न जाने क्या ढूंढने में लगी हुई थी। क्या हुआ लवी, देखिए ना डैड, मॉम क्या कर रही है, और मैं जब से पूछ रही हूँ मॉम बता ही नहीं रही है कि इन्हें क्या चाहिए, वरना मैं हेल्प कर देती। बच्ची बोली। पर लवी तो अभी खुद बेबी है, हेल्प कैसे करेगी।
डैड, लवी ने मुंह फुलाया। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं हेल्प कर देता हूँ। फिर लवी भी तो अभी छोटी ही है ना, इतनी सारे सामान में कैसे हेल्प करेगी मॉम की। अभिराम ने कहा, कोई बात नहीं डैड, आपने तो समझाया था ना, मॉम नी स्पेशल केयर एंड लव। और अब आपके साथ साथ मैं भी मॉम की हेल्प और उनकी केयर करूंगी ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। पर मॉम बताएं तब ना। लवी परेशान थी। अभिराम आप्ती के पास वही जमीन पर बैठ गया। आप्ती क्या ढूंढ रही हो बताओ हमें, मैं और लवी तुम्हारी हेल्प कर देंगे। नो राम, आप्ती करेगी, प्लीज़ आप्ती बताओ ना हमें क्या चाहिए। अभिराम ने कहा। तभी आप्ती के हाथ में एक छोटी सी एल्बम आ गई और उसके चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो गई। क्या ढूंढ रही थी? अभिराम ने फिर से पूछा तो आप्ती ने सामने एल्बम कर दी और उसी के साथ लवी भी दौड़कर जाकर अभिराम की गोदी में चढ़कर उन दोनों के पास बैठ गई। हाउ क्यूट, डैड मॉम ये ढूंढ रही थी, क्योंकि कल मैंने मॉम से कहा था ना कि मुझे आप लोगों की शादी के फोटोग्राफ देखते हैं, और अपने बचपन के भी। थैंक यू मॉम। लवी ने आप्ती के गले में बाहें डाल उसके गाल पर किस किया तो आप्ती मुस्करा उठी। तुम अभी भी बच्चा हो लवी, अभिराम ने उसके गाल खींचकर कहा। पर डैड, बेबिज तो लोगों की शादी होने के बाद गोद उनको देते हैं ना, और आप दोनों की शादी की पिक्चर्स में मैं तो आपकी गोद में हूँ। लवी ने एक फ़ोटो देखते हुए कहा जिसमें 2 साल की लवी अभिराम की गोद में थी जब अभिराम और आप्ती की शादी की रस्में चल रही थी। तो बताया था ना आपको बेटा, आपकी मॉम स्पेशल है। मेरा और आपकी मॉम का रिश्ता स्पेशल है तो आप भी स्पेशल हुए ना, इसलिए आप पहले ही हमारे पास आ गए थे। समझी कुछ? और बाकी जब आप बड़े हो जाओगे तो आपको सब बता दूंगा मैं। पर अभी अपने छोटे से दिमाग पर ज़्यादा स्ट्रेस मत लिया करो, समझी? थैंक यू डैड, मेरे को लविंग एंड केयरिंग डैड बनने के लिए। एंड आई लव यू, लवी ने अभिराम के गाल पर पप्पी करते हुए कहा। तभी उसके दूसरे गाल पर आप्ती ने किस कर दिया और उसके कंधे से सिर टिका लिया। थैंक यू राम, आप्ती अल्सो लव यू, आप्ती बोली तो अभिराम मुस्करा उठा और उसने दोनों माँ बेटी को अपनी बाहों के घेरे में समेट लिया। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, समाप्त। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स। डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव। तो मित्रों, ये कहानी भी आज खत्म हो गई। कहानी का कॉन्सेप्ट एकदम अलग था और पूरी कोशिश की थी कि एक मेंटली चैलेंज्ड बच्चे, डाउन सिंड्रोम बच्चे के बारे और उसकी परवरिश में आने वाली परेशानियों को बता सकूं। उम्मीद करती हूं कि आपको कहानी पसंद आई होगी। बाकी एक बात यहाँ और स्पष्ट करना चाहती हूं कि डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति की ग्रोथ धीमी होती है, नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं होती है। पर वह आगे जाकर नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, वह नॉर्मल शादी कर सकते हैं, फैमिली में एंजॉय कर सकते हैं, और हाँ, उनके यहाँ नॉर्मल बच्चे भी जन्म लेते हैं। जरूरी नहीं एक डाउन सिंड्रोम इंसान के यहाँ डाउन सिंड्रोम बच्चा ही जन्म ले। इन लोगों के यहाँ नॉर्मल बच्चे और डाउन सिंड्रोम दोनों तरह के बच्चे हो सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ आप्ती के केस में बताया, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि एक ठीक ठाक कहानी एक ठीक ठाक कॉन्सेप्ट के साथ लिख सकूं। बाकी आप श्रोता जज है। कहानी को इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।